जय हो चिल्ड्रन। हिंदी कक्षा में सबको स्वागत है। तो लास्ट कक्षा में हमने देखे थे कि जवाहरलाल नेहरू जी भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो अंग्रेजी का बुक है उसको हिंदी में अनुवाद किए हैं। और ये जो है जवाहरलाल की नज़र में यानी उनकी दृष्टि में हमारे देश भारत की जो सपना उसने देखे थे, तो उसके सपना जो है वो क्या है हम देखेंगे। तो ये जो है अहमदनगर का किला पहला पार्ट जो है, तो ये 13 अप्रैल 1944 में घटित घटना है जब जवाहरलाल नेहरू जी 9वीं जेल यात्रा में थी। क्योंकि 1944 यानी उस वक्त हमें आज़ादी नहीं मिले थे, हम अंग्रेजों के कब्जों में थे। उस वक्त उनकी जो 9वीं जेल यात्रा थी, तब उसने क्या क्या देखे, हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। मतलब जवाहरलाल नेहरू जी वहाँ पे अहमदनगर आके 20 महीने से यानी 20 मंथ से भी अधिक समय हो चुका था। जब उसने वहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने उसका स्वागत किया। तो देखिए वहाँ पे वो गए तो अंधियारा आकाश में यानी रात का समय है और झिलमिलाते दूज के चांदनी यानी पूर्णिमा के दिन है, चांद है और वो उस वक्त आ रहे थे। तो लग रहा था चांद ने स्वागत किया है। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था उस दिन। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे उसे याद दिला जाता है कि उसके कारावास का 1 महीना और बीत गया। मतलब एक पूर्णिमा होने के बाद दूसरे पूर्णिमा जो आता है उसमें अंतर कितना होता है, 1 महीना होता है। तो जैसे उस दिन वो चांद था, पूर्णिमा के दिन था, उस वक्त वो जेल आए थे, अहमदनगर किला का जो जेल है वहाँ पे आए थे। तो दूसरा पूर्णिमा आ गए तो उसको पता चलता कि वो यहाँ पे मतलब जेल आकर कितने मंथ हो गए। तो वो उसे याद दिलाता था कि वो कारावास आकर 1 महीना बीत गया। तो चांद बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। तो ये जो चांद है, ये चांद जो है उसको बंदी जीवन क्यों कहा है वहाँ पे, क्योंकि वो कारावास में थे। तो कारावास में मतलब आपको पता ही है वहाँ अंदर ही रहना पड़ता है, कभी बाहर नहीं आना है। तो बंदी जीवन का स्थायी सहचर मतलब क्या है, सहचर यानी साथी। तो उसका जो मित्र बन चुका था, जवाहरलाल नेहरू जी का मित्र वहाँ पे कौन थे, चांद जो थे जवाहरलाल नेहरू जी के बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। तो वही उसे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो वो चांद को देखते ही वो अपनी मन को तसल्ली देते थे। जैसे अंधेरे होने के बाद उजाला यानी क्या है, प्रकाश। तो जैसे अंधेरे होने के बाद उजाला आता है, प्रकाश आता है, वैसे ही हमारा जीवन में भी कष्ट होने के बाद सुख तो आता ही है। उसी के इंतजार में वो कारावास में अपने वक्त बिताते थे। मतलब यहाँ पे चित्र द्वारा हम समझ सकते हैं कि उस अहमदनगर किला यानी उस कारावास में वो रूम नंबर 8 में ठहरे थे। ये जो चित्र है वो है अहमदनगर किले का वह कक्ष है। ये जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ये अहमदनगर किले का वह कक्ष, अहमदनगर किले का वह कक्षा जहाँ पे 1942 से 1945 में
1942 से 1945 में जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया था। आप चित्र देख रहे हैं ना, तो उस वक्त की है। तो जैसे जवाहरलाल नेहरू जी अहमदनगर के किला कारावास में थे, तो वो अतीत का भार, अतीत यानी क्या है, बीता हुआ समय, तो वो अतीत का भार क्या था वो हम दूसरे भाग में देख रहे। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। तो आपको पता है उसका जो कारावास जो है वो कितने समय का है, अभी 9वीं समय का कारावास है। तो ये 9वीं यात्रा थी, अहमदनगर किला का जो यात्रा यानी कारावास का यात्रा था, वो बोल रहे उस कारावास के बारे में। तो वो बोलते हैं कि यानी जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि दूसरी जेलों की तरह यहाँ जो अहमदनगर का जो किले में भी उसने बागवानी करना शुरू किया। बागवानी यानी क्या है, आंगन में पेड़ पौधे लगाना, तो गार्डन, बागवानी यानी गार्डन, बागवानी का मतलब होता है गार्डन। तो वो शुरू कर दिया वो क्लीन करना। तो वो रोज क्या करती थी, कई घंटे तपती धूप में यानी बहुत धूप में फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। फूलों के लिए क्यारियां बनाना मतलब वो जो पुराने मिट्टी होते हैं उसे निकाल कर अच्छे मिट्टी डालना, उसकी देखभाल करना। उसी वक्त मतलब कई घंटे जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते थे, उस बागवानी में ही समय बिताते थे। मिट्टी बहुत खराब थी, तो जो फूलों की क्यारियां थी तो वहाँ पे क्या हो गया था, मिट्टी, उनका जो डाले थे मिट्टी वो बहुत खराब था, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेष से भरी हुई थी। तो उस मिट्टी में क्या थे, पुराने जो चीज़ें थे वो उनके जो अवशेष होते हैं उससे वो भर चुके थे। चूंकि एक इतिहास स्थल है, चूंकि नामक जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, ऐतिहासिक यानी इतिहास स्थल थे, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्बा संधियों देखी है। देखिए, तो चूंकि नामक एक इतिहास स्थल है और इसलिए इस स्थान में यानी अतीत में जो बीते हुए समय में ये जो स्थान है वो कई युद्ध यानी ढेर सारे युद्ध, कई बार युद्ध हो चुके थे और राजमहलों की दुर्विसंधियों को देखे थे। कौन सा स्थान, चूंकि नामक ऐतिहासिक स्थान। यहाँ का एक इतिहास बहुत पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से इसकी कई विशेष अहमियत भी नहीं है। तो ऐसे देखें तो यहाँ का जो इतिहास जो है वो बहुत पुराना नहीं है और घटनाओं की दृष्टि से देखें तो विशेष अहमियत भी नहीं है, लेकिन उसको फिर भी याद आ रहे चूंकि नामक स्थान क्यों है वो आगे हम देख रहे हैं। तो देखिए, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। देखिए, चूंकि नामक जो ऐतिहासिक जो स्थान था वो अतीत की दृष्टि से देखें तो बहुत बार वहाँ पे युद्ध हो चुका है, लेकिन ऐसी खास बात नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना घटना भी नहीं है। फिर भी वो घटना उसको याद है क्योंकि इससे जुड़ी एक घटना उसको याद आ रही। कौन सी घटना है? यह घटना है कि चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी है। तो चूंकि नामक ऐतिहासिक स्थल में जो घटित घटना है उसके बारे में वो बता रही है। तो क्या हो चुका था वहाँ पे, चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी है ये, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध, तो अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। तो देखिए, यहाँ जो अहमदनगर
किला में घटित घटना से को देखकर उनको चुकी नामक स्थान याद आ रहे, तो वो कह रहे हैं कि ये एक घटना है, ये चांद बीबी नामक एक सुंदर महिला की साहस की घटना है, एक कहानी है ये, जिसने क्या किए थे, अपने किले की रक्षा के लिए, किले यानी राज की रक्षा के लिए अकबर शाही सेना के विरुद्ध, अकबर शाही मतलब आप जानते हैं अकबर जो राजा है वो बहुत बड़ा राजा थे, उसका जो सेना थे वो बहुत बड़ा सेना थे। आप पहले ही सुन चुके हैं उसके बारे में, अध्ययन किए हो अकबर के बारे में तो इतिहास में। तो उसका जो बड़ा सेना था उसके विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर वो अपनी सेना की नेतृत्व किया। कौन? चांद बीबी। तो पर अंत में उसकी हत्या हो गई, उसके अपने ही, मतलब कैसे हो गई, अपने ही सैनिकों के हाथों से उनकी हत्या हो गई, अपने ही आदमी के हाथों से। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुई, तो यहाँ पे आप याद कर सकते, अपने ही आदमी से हत्या होना मतलब इसकी आज की घटनाओं से क्या संबंध है, चूकी से और खिला के और यहाँ से, मतलब जो हमारे देश में कितने लोग आज़ादी देने के लिए अपना जीव बलिदान किए हैं, है ना। लेकिन ये जो भी बलिदान हुआ है इसका कारण क्या है, हमारे देश में रहने वाले हमारे आदमी ही क्या करते थे, अंग्रेजों के साथ देते थे। उसके वजह से ये हमें आज़ादी मिलने के लिए कितना वक्त लेना पड़ा। इसलिए ये याद आ रही कि अब वो जेल में है। क्यों है वो जेल में जवाहरलाल नेहरू जी? अपनी हमारी देश की आज़ादी देने के लिए। तो हमें इतना कष्ट हो रही है आज़ादी लेने में, क्यों? क्योंकि हमारे आदमी ही हमें क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे थे। जैसे चांद बीबी के, मतलब ये सुंदर महिला जो थे, ये साहसी महिला जो थे, वो उतने बड़े अकबर राजा की जो सैन्य थे उसके विरुद्ध वो हाथ उठाकर, अपने हाथ में तलवार उठाकर हिम्मत से सेना का नेतृत्व किया था। हत्या हो गई थी उसका, लेकिन किसने हत्या की थी? अपने ही आदमियों ने उसे हत्या की थी। तो इस वक्त भी हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको नीचे कौन दबा रहे हैं? अपने ही देश के लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे वो याद कर रहे थे। तो खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। खुदाई के दौरान, खुदाई यानी क्या है? भगवान के आशीर्वाद से, तो उसे जमीन की सतह से बहुत नीचे दबे हुए एक प्राचीन दीवारों के हिस्से और इमारतें यानी महलों, इमारतें यानी मतलब क्या है? इमारत यानी महल, तो महल के ऊपरी भाग, हिस्से यानी क्या है? भाग, तो उसको मिले थे। वहाँ बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसके मंजूरी मिली और ना ही उसके पास इस काम को जारी रखने की साधन थे। तो देखिए, उसको खुदाई के दौरान भगवान के आशीर्वाद से एक दीवारे के हिस्से मिले थे महल के, लेकिन वो बहुत दिन तक उसके पास न रहा। क्यों? क्योंकि अधिकारियों से उसे मंजूरी नहीं मिला और उसको वहाँ पे काम करने के लिए जो सुविधा चाहिए था वो भी उसके पास नहीं थे, साधन नहीं थे। तो उसने खुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है। तो वो काम छोड़कर वो अभी कौन सा काम करना शुरू की है? कलम उठाना। कलम यानी क्या है? पेन। तो पर जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, तो उसने क्या वादा किए थे? कलम तो उसने उठा लिए, वो जो काम करना छोड़कर। क्यों? क्योंकि खुदाई के दौरान उनको जमीन तो मिल गए थे, लेकिन अपने ही जमीन पर काम करने के लिए
वहाँ के अधिकारियों ने उसको मंजूरी नहीं मिली, मंजूरी मतलब अनुमति नहीं दिए, और वो अपने काम में खेत करने के लिए भी उसके पास वस्तुएं नहीं थे जो चाहिए था। तो इसीलिए उसने वो काम छोड़कर कलम उठा ली थी। मतलब लेकिन उसने क्या वादा किए थे, जब तक आज़ादी नहीं मिल जाता हमारे देश को, और कर्म के माध्यम से, अपनी काम के माध्यम से, कलम उठाना मतलब क्या है, जो संपादक होते हैं, जो न्यूज़पेपर लिखते हैं, उसके वो काम, तो वो जब तक हमारे देश को आज़ादी नहीं मिल जाता, हमारे कर्म यानी जो हम माध्यम का काम कर रहे हैं, वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा हम नहीं बना लेते, तो उसके बारे में नहीं लिख सकता। ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। तो देखिए, वर्तमान के अब मतलब वर्तमान मतलब क्या है, अब जो हो रहा है वो, क्योंकि हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं अंग्रेजों के साथ, तो जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा लिखना, तब तक हमारे लिए, हमारे देश के लिए आज़ादी नहीं मिलता। ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार में फिलहाल भविष्य के बारे में क्या लिख सकता है, कैसे, क्योंकि वर्तमान जो है कैसे चल रहा है, अंग्रेजी के हाथों में चल रहा है, तो इसलिए वो कह रहे हैं हम भविष्य के बारे में कैसे लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, अतीत मतलब वही बीता हुआ समय, वो हमेशा बचा रहता है, पर उसके बारे में किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्वपूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। देखिए, मैं जो लिख रही हूँ, मेरी दृष्टिकोण से मेरी भारत जो है वो कैसा है, मैं जो लिख रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे इतिहासकार नहीं हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं इसमें प्रगति नहीं की हूँ, लेकिन मैं जब तक पहले की तरह अपने आज के विचारों को, यानी इतिहासकार की दृष्टि से मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं उतना बड़ा इतिहासकार तो नहीं हूँ, लेकिन विद्वतापूर्ण जैसे इतिहासकार लिखते हैं वैसे लिखना तो नहीं होता, लेकिन अपने आज के विचारों को, मतलब हमारे इस देश की स्थिति को देखकर मेरा जो विचार है, क्रियाकलाप यानी जो मेरा जो कार्य है, उसके साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ मैं। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। तो गेटे नामक एक जो इतिहासकार तज्ञ है, वो एक बार कहे थे, क्या कहे थे उसने, इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी, मतलब जो लेखन है वो बीता हुआ समय में बोझ से एक सीमा तक क्या दिलाता है हमको, एक राहत, यानी कुछ करने के लिए एक राह दिखाता है। तो अब हम देख रहे हैं अतीत का दबाव कैसा था। दबाव भला हो या बुरा, लेकिन दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यहाँ दबाव दमघोटो होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, जैसे मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। तो देखिए, सबके अपने देश देश के अलग अलग सभ्यताएं होते हैं, है ना। चीनियों का जो सभ्यताएं वो अलग होते हैं, जो मसलन भारत के जो मतलब अलग भाग के जो भारतीय लोग होते हैं उसका जो सभ्यता है वो अलग होता है। तो आखिर अपने आप को वो क्वेश्चन कर रहा है जवाहरलाल नेहरू जी, मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, क्या उन सबका जिसे मानवता के दसियों हजारे साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों के दुखद यंत्रण का, मानव के उन हैरत अंगज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू जी जो 9वीं यात्रा में अहमदनगर किला नामक जो कारावास में थे, तो उनकी दृष्टिकोण से भारत की सभ्यता कैसे है और कैसे आगे बढ़ रहा है। तो
पूर्णिमा के दिन वो जेल आ गए थे, तो जेल में वो कैसे वक्त बिताए, तो वो कैसे भारत की दृष्टिकोण यानी उनकी दृष्टिकोण में भारत की सभ्यता कैसे है वो हमें बताने जा रहे। तो अगले कक्षा में हम देखेंगे अतीत का दबाव में क्या क्या हुआ है। तो जहाँ तक लेसन हुआ है वहाँ तक आपको ध्यान से पढ़ना है और इनमें से 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिखना है। लिखकर याद से मुझे भेजिए। जय हिंद बच्चों।